हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए इट इज व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो लास्ट 2 चैप्टर पढ़ा या लास्ट यूनिट जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या था उसका नाम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो वहां पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया? चार्ज जब रेस्ट पे होता है, चार्ज जब स्टैटिक होता है, उसके बारे में हम लोगों ने तब स्टडी किया है कि नहीं। इसीलिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इट इज फिजिक्स ऑफ चार्जेस, फिजिक्स ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर का नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड करंट वर्ड इज बेसिकली रिलेटेड टू मोशन। करंट वर्ड इज बेसिकली रिलेटेड टू मोशन। ठीक है, सो व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? सो यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग चार्ज जब मोशन पे होगा उसका स्टडी करेंगे, उसका फिजिक्स समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इट इज फिजिक्स ऑफ चार्जेस, फिजिक्स ऑफ चार्जेस इन इन मोशन, फिजिक्स ऑफ चार्जेस इन मोशन। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर। ठीक है, एंड ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, लाइक दिस। सो दिस इज अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, अगर इस क्रॉस सेक्शन में से चार्ज पास होता है, अगर इस क्रॉस सेक्शन में से चार्ज पास होता है, तब हम लोग बोलेंगे कि यहां पे इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बार, this is a conductor, this is a cross section area, this is cross section। अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन से अगर नेट चार्ज पास हो रहा है, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है, तब हम लोग बोलेंगे कि यस, इस क्रॉस सेक्शन से करंट जा रहा है, इस क्रॉस सेक्शन से करंट जा रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम इजी है। धीरे धीरे समझ के आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग करंट को डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, या आप बोल सकते हो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, सो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। इट इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या और इजी लैंग्वेज में लिखते हैं, और अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, पर यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम में किसी एक क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो किया, यूनिट टाइम में किसी एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, समझ में आया और क्लियर होगा।
तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है, मान लेते हैं, ध्यान से सुनना है, मान लेते हैं इन टाइम t 2t प्लस डेल्टा t, एकदम धीरे धीरे रिलैक्स, इन टाइम t2 t प्लस डेल्टा t, मतलब समझ में नहीं आ रहा है सर अच्छी तरह से। फॉर एग्जाम्पल 5 बजे से 5 PM टू 5:30 PM, जस्ट एग्जाम्पल, ऐसे समझ में आ रहा है ना, 5 बजे से 5:30 बजे, जस्ट लाइक दैट, t से t प्लस डेल्टा t, तो ड्यूरेशन कितना होगा? 5 बजे से 5:30 बजे क्या होगा ड्यूरेशन स्टूडेंट्स? आप बोलेंगे हाफ एन आवर सर, कैसे निकाला? 5:30 - 5, यस। सिमिलरली t से t प्लस डेल्टा t, ड्यूरेशन क्या है? डेल्टा t, समझ में आया स्टूडेंट्स? यस। सो t टू t प्लस डेल्टा t, व्हाट इज द ड्यूरेशन हियर? डेल्टा t। तो मान लेते हैं t से t प्लस डेल्टा t तक टोटल चार्ज जो पास हुआ वो मान लेते Q, या आप बोल सकते हो इन डेल्टा t ड्यूरेशन इस क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज पास हुआ? Q, या आप बोल सकते हो डेल्टा Q, बोलना चाहो डेल्टा Q बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो डेल्टा t ड्यूरेशन में अगर डेल्टा Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ, डेल्टा Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ इन टाइम डेल्टा t, इन टाइम ड्यूरेशन डेल्टा t थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ? डेल्टा Q बाई डेल्टा t। यस और नो? यस और नो? ये सब तो क्लास 4 में हम लोग को सिखाया जाता है कि डेल्टा t ड्यूरेशन में चार्ज फ्लो हुआ, टोटल चार्ज फ्लो हुआ डेल्टा Q, तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा? डेल्टा Q बाई डेल्टा t। और यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, उसी को तो करंट बोलते हैं। और ज्यादा करेक्टली हम लोग बोलेंगे इसको कहते हैं एवरेज करंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एवरेज करंट। क्या कहते हैं? एवरेज करंट। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में। किस करंट के बारे में? इंस्टेंटेनियस करंट, एकदम धीरे धीरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम लोग समझेंगे क्या? इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब सर, मतलब आप लोगों ने स्टूडेंट शायद पढ़ा होगा क्लास 11 में, शायद क्या पढ़ा होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी एक मोमेंट का वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, किसी एक मोमेंट का एक्सीलरेशन। यस, सिमिलरली इंस्टेंटेनियस करंट, दैट मीन्स करंट एट एनी मोमेंट, करंट एट एनी मोमेंट, करंट एट एनी इंस्टेंट। समझ में आ रहा है? और क्लियर होगा ध्यान से। तो स्टूडेंट्स ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि 5 बजे से 5 to 5.00001 PM, तो ड्यूरेशन कितना गया? ड्यूरेशन कितना गया? दिस माइनस दिस, 0.00001 गया। यस और नो? तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर टाइम बहुत कम जाता है, टाइम अगर बहुत कम जाता है, तो अब क्या बोलोगे? 5 बजे तो बोलोगे। समझ में नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल आपने अभी घड़ी देखा, ठीक है? आपको मैं अगर कह रहा हूं घड़ी देखो, देखा 6 बज रहा है सर, और एक बार देखो 6 बज रहा है सर, तो थोड़ा तो ड्यूरेशन गया होगा, थोड़ा तो टाइम गया होगा, फिर भी आप क्या बोल रहे हो? 6 बज रहा है। यस और नो? यस और नो? तो स्टूडेंट्स अगर ड्यूरेशन बहुत कम होता है, फॉर एग्जाम्पल t से t प्लस डेल्टा t,
t से t प्लस डेल्टा t को आप बोलोगे एट टाइम t, अगर डेल्टा t बहुत कम हुआ। समझ में नहीं आया? आएगा तो सोचना पड़ेगा ना, ठीक है। वो ड्यूरेशन अगर बहुत कम जाएगा, क्या बोला मैंने अभी, घड़ी देखो सर 6 बज रहा है, फिर से देखो 6 बज रहा है, फिर से देखो, जब मैंने बोला तब तो ड्यूरेशन तो गया थोड़ा, लेकिन ड्यूरेशन बहुत ही कम गया, इसलिए तो आप बोल रहे हो फिर से कि 6 ही बज रहा है। समझ में आया? तो वही मैं बोल रहा हूं कि 5 बजे से 5.00001 PM, तो ये कितना टाइम गया? 5 बजे के बाद अगर इतना टाइम अगर जाता है तो 5 बजे ही तो है, अभी भी तो टाइम 5 बजे ही बोलेंगे ना। समझ में आया? तो स्टूडेंट सिमिलरली अगर t से t प्लस डेल्टा t, तो ड्यूरेशन कितना गया? डेल्टा t। लेकिन अगर हम लोग एट टाइम t बोल रहे हैं, मतलब दैट ड्यूरेशन इज वेरी स्मॉल, बहुत कम टाइम गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं एट टाइम t। ठीक है, सो ध्यान से समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि 5 बजे के बाद 5:30 बज रहा है, कितना टाइम गया? आधा घंटा। तो अभी वो बोल सकते हैं कि आधा घंटा चला गया, हम लोग बोल सकते हैं क्या 5 बज रहा है? नहीं बोल सकते। कब बोल पाएंगे कि 5 बज रहा है? कि अगर ड्यूरेशन बहुत ही कम जाए, 5 बजा, थोड़ा ड्यूरेशन गया, अभी भी क्या बोलेंगे? 5 बजा। ठीक है ना, समझ में आएगा, टेंशन नहीं है। यहां पे देखिए, सो फ्रॉम t टू t प्लस डेल्टा t बजे से t प्लस डेल्टा t बजे तक अगर चार्ज फ्लो होता है डेल्टा q, अगर चार्ज फ्लो होता है डेल्टा q, देन यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत ध्यान, बहुत चाहिए, बहुत ध्यान चाहिए। देन करेंट एट टाइम t, करेंट एट टाइम t, ठीक है, तो ध्यान से, जिसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस, क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम ना सर। लेकिन आपने करंट एट टाइम टी बोला, डेल्टा टी ड्यूरेशन गया, फिर भी आप बोल रहे हो एट टाइम टी, मतलब दैट ड्यूरेशन इज वेरी स्मॉल, दैट ड्यूरेशन इज वेरी स्मॉल। तो आप यहां पे लिखेंगे, कैसे समझाएंगे? कैसे समझाएंगे कि दैट ड्यूरेशन डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल? तो लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 समझा रहा है कि जो ड्यूरेशन गया वो बहुत ही कम है, वो बहुत ही कम है। ठीक है, इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये डेल्टा टी बहुत ही कम है, क्योंकि ये डेल्टा टी बहुत ही कम है, हम लोग डेल्टा टी ना लिख के लिख सकते हैं dt। dt लिखने से ये लिमिट लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि dt लिखने का मतलब ही होता है कि ड्यूरेशन बहुत ही कम गया, ड्यूरेशन बहुत ही कम गया। समझ में आया कि नहीं? बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन एट टाइम टी, एट टाइम टी। समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा ड्यूरेशन गया, तो dt अगर लिखते हैं तो लिमिट लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि dt का मतलब ही होता है बहुत कम टाइम। तो बहुत कम टाइम में तो बहुत कम चार्ज ही फ्लो हो गया होगा, बहुत कम टाइम में तो बहुत कम चार्ज फ्लो हुआ होगा, तो डेल्टा क्यू ना लिख के हम लोग लिखेंगे dq। ठीक है, और आप लिख सकते हो इंस्टेंटेनियस करंट, या इंस्टेंटेनियस करंट तो बोलेंगे, ठीक है, लेकिन आपको ये वाला बोलना है, इट्स करंट एट टाइम t, इट इज इक्वल टू dq बाय dt। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, समझ में आया? थोड़ा ध्यान देना है, इट्स वेरी इजी। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ करंट? तो ये आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, है कि नहीं? तो SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है स्टूडेंट्स? SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर।
which we denote by capital A, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, है कि नहीं? लेंथ, मास, टाइम, उसमें करंट भी आता है, इलेक्ट्रिक करंट भी आता है कि नहीं? सो हम लोग को ये बात पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो पता मतलब पता हो जाना चाहिए एटलीस्ट, कि करंट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज एम्पियर। अगर आप बोलोगे सर क्या आप एम्पियर को डिफाइन कर सकते हो, तो हाँ, क्यों नहीं कर सकते? सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्रॉस सेक्शन और उसमें से करंट जा रहा है 1 कूलम। कितना करंट गया? 1 कूलम इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो करंट कितना होगा देख लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा करंट इज इक्वल टू कितना चार्ज फ्लो हुआ डिवाइडेड बाय कितना टाइम में फ्लो हुआ। यस, सो इम्प्लाइज I इक्वल्स टू कितना चार्ज फ्लो हुआ 1 कूलम और कितना टाइम में फ्लो हुआ 1 सेकेंड। ठीक है, तो करंट क्या आया 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, इट इज 1 कूलम पर सेकेंड। कूलम इज SI यूनिट ऑफ चार्ज, सेकेंड इज SI यूनिट ऑफ टाइम। इसका मतलब इसको भी मैं SI यूनिट ऑफ करंट बोल सकता हूं, इसको भी मैं SI यूनिट ऑफ करंट बोल सकता हूं, लेकिन SI यूनिट ऑफ करंट का तो एक अलग नाम है एम्पियर, तो इसको मैं SI यूनिट ऑफ करंट बोल सकता हूं ऑब्वियसली, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 एम्पियर। तो इफ आई आस्क यू टू डिफाइन 1 एम्पियर, आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? अभी आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि अगर किसी एक क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, 1 कूलम चार्ज पास करता है इन ड्यूरेशन 1 सेकेंड, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें से करंट कितना गया 1 कूलम पर सेकेंड, या आप सिंपली बोल सकते हो 1 एम्पियर। समझ में आया? क्लियर स्टूडेंट्स? सो डिफाइन 1 एम्पियर अगर बोलूं, किसी एक क्रॉस सेक्शन से अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है इन ड्यूरेशन 1 सेकेंड, तब हम लोग बोलेंगे कि उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो किया। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग समझेंगे कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में। सो सिंपल है। सो मान लेते हैं दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है, और सेम कंडक्टर को मैं फिर से यहां पे दिखा रहा हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत पहले का बात कर रहा हूं, तब ये माना जाता था कि करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इसी को हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट मानते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट। ठीक है, लेकिन बाद में देखा गया कि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज इज कैरिड बाय प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स डू नॉट फ्लो। तो फ्लो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है। यस, और पॉजिटिव चार्ज जिस ओर फ्लो होता है हम लोगों ने माना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है मतलब कौन सा चार्ज फ्लो होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो कि करेक्ट है। ठीक है, अभी क्वेश्चन अराइज होता है
पहले से तो हम लोग मान चुके हैं कि कन्वेंशनल करंट इसी और करंट फ्लो होता है। कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में करंट हम लोगों ने मान लिया था पहले से, और बाद में ये सब चीज और क्लियर हुआ कि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं होता, इट इज इलेक्ट्रॉन विच फ्लोज, और इट इज नेगेटिव चार्ज विच फ्लोज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोगों ने नाम दिया इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो क्या करे, करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दे क्या? करंट का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन को माना जाता है? कन्वेंशनल करंट। तो साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कस करके देखा कि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन को चेंज करने का जरूरत नहीं है। आज भी हम लोग करंट का डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ही मानते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिस ओर फ्लो होगा उसी डायरेक्शन को आज भी हम लोग करंट का डायरेक्शन मानते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन इस ओर फ्लो हो रहा है तो हम लोग करंट किस ओर फ्लो हो रहा है बोलेंगे, इस ओर फ्लो हो रहा है, ऑपोजिट में। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इसमें फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम आएगा? क्योंकि हम लोग एक्चुअल डायरेक्शन जिस ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मान रहे हैं। तो आंसर इज नो स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे सर प्रॉब्लम नहीं होगा? थोड़ा ध्यान देना है अभी, हाँ थोड़ा ध्यान देना है। मान लेते हैं 1 कूलम इधर फ्लो हो रहा है एंड -1 कूलम इधर फ्लो हो रहा है। 1 कूलम फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स राइट एंड -1 कूलम टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अभी अगर आप ध्यान देंगे तो 1 कूलम इधर फ्लो हो रहा है, मतलब इधर 1 कूलम आएगा, तो डिफिशिएंसी ऑफ 1 कूलम तो यहाँ पे -1 कूलम आएगा। यस। और अगर आप बोलेंगे नहीं 1 कूलम तो फ्लो नहीं होता है, पॉजिटिव है, -1 कूलम फ्लो होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब भी तो वही आएगा, -1 कूलम यहाँ पे आ जाएगा एंड डेफिशिएंसी ऑफ -1 इज +1। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, आप 1 कूलम को फ्लो करवाएंगे या -1 कूलम को फ्लो करवाएंगे, चार्जेस तो सेम ही आया ना, यहाँ पे 1 1 -1 -1। ठीक है। तो अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करवाते हैं या हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, उसमें फिजिक्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बिकॉज इस और 1 कूलम मूव करना बोलना इज इक्विवेलेंट टू इस और -1 कूलम मूव करना बोलना, या इस और -2 कूलम मूव कर रहा है, इट्स इक्विवेलेंट टू सेइंग इस और +2 कूलम मूव कर रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज भी हम लोग कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन को ही डायरेक्शन ऑफ करंट बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो के डायरेक्शन को ही आज भी हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट मानते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। यस, इट्स डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, so it has magnitude as well as direction, but the question is it a scalar or vector? तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा कि a physical quantities which has both magnitude and direction, and along with that it should follow laws of vector addition, triangle law, पैरेललोग्राम लो, पॉलीगन लो, ये सब आप लोगों ने देखा। सो वेक्टर शुड फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्वेश्चन इज, क्या करंट लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करता है? आंसर इज नो, करंट लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, ज्यादा करेक्टली बोला जाए तो करंट इज ए टेंसर। नाउ व्हाट इज टेंसर? ये 11-12 स्टैंडर्ड में डिस्कस नहीं किया जाता है। सो फॉर 11-12 स्टैंडर्ड हम लोग कह सकते हैं कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट ज्यादा करेक्टली बोला जाए तो करंट इज अ टेंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? थोड़ा और डिस्कस करेंगे और क्लियर होगा। सो करंट इज नॉट अ वेक्टर,
क्योंकि वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं, कॉन्सेंट्रेट। सो मान लेते हैं दीज आर टू वायर्स और यहां पे एक जॉइंट है, यहां से और एक वायर निकल रहा है, यहां से करंट आ रहा है I1 इक्वल्स टू 4 एम्पियर और यहां से करंट जॉइंट की ओर जा रहा है I2 इक्वल्स टू मान लेते हैं 5 एम्पियर। ठीक है, ठीक है। सो I1 ऐसे जा रहा है 4 एम्पियर, 5 एम्पियर दोनों जुड़ के हो जाता है 4 + 5। यहां पे करंट देखने को मिलता है 9 एम्पियर। और मान लेते दिस टू वायर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो 4 एम्पियर 5 एम्पियर मिलके कितना हो गया, 5 + 4 9 एम्पियर। स्टूडेंट्स, अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सेटिस्फाई करता, सो ये दो वेक्टर अगर होता एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो रिजल्टेंट करंट क्या होता, यानी कि I3 क्या होता, I3 होना चाहिए था 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर। 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16 एंड 5 स्क्वायर इज 25। तो क्या ये वैल्यू 9 आएगा? आंसर इज इट इज नॉट इक्वल्स टू 9। इसका मतलब करंट इज नॉट फॉलोइंग लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करता, तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है, उनका रिजल्टेंट क्या होता है, √(a² + b²) आपने पढ़ा होगा। सो √4² + 5 स्क्वायर। और आपको ये भी पता है कि ये एंगल अगर चेंज होगा तो वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी चेंज होना चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में ऐसा नहीं है। मान लीजिए ये ऐसा है और ये ऐसा है, एंगल चेंज कर दिया मैंने। I1 इक्वल्स टू 4 एम्पियर और यहाँ पे I2 इक्वल्स टू 5 एम्पियर। नाउ इट इज नॉट 90 डिग्री, बट स्टिल यहाँ से I3 इक्वल्स टू क्या जाएगा, 4 + 5 इट्स 9 एम्पियर ही जाएगा। बट अगर ये वेक्टर होता तो ये एंगल चेंज करने से, दो वेक्टर के बीच का एंगल चेंज करने से रिजल्टेंट चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। सो इट क्लियरली शोज दैट करंट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर। यस, फॉर HS स्टैंडर्ड हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सो एग्जांपल नंबर 1, 10⁻20 electrons pass from point A towards another point B. अच्छा, so this is a conductor. मान लेते this is A and this is B और ये है क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इसमें से पास हो रहा है कितना, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितना टाइम में पास हुआ, इन 0.1 सेकेंड। अच्छा, फाइंड द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अच्छा ठीक है, हो जाएगा। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ करंट ही देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स अगर ए से बी फ्लो हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट की सर स्टूडेंट्स, यस, ए से बी की ओर या बी से ए की ओर? आंसर इज बी से ए की ओर। करंट का डायरेक्शन हम लोग इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट मानते हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कि नहीं? अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। तो वैल्यू ऑफ करंट निकाल लेते हैं। सो I इक्वल्स टू कितना चार्ज फ्लो किया डिवाइडेड बाय कितना टाइम में फ्लो किया। सो इम्प्लाइज, आप डेल्टा ना लिख के आप सिंपली Q भी लिख सकते हो, लेकिन मतलब एक ही होना चाहिए दिमाग में, है कि नहीं? सो Q/T लिख सकते हो। व्हाट इज Q? इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज
दैट फ्लोज इन ड्यूरेशन t। ठीक है, तो हम लोग को पता है स्टूडेंट्स फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यस और नो, कि अगर 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया, इसका मतलब कितना चार्ज फ्लो किया, तो Q के जगह पे आप लिख सकते हो any, यस और नो, Q के जगह पे आप लिख सकते हो any, Q इक्वल्स टू any, ये सब हम लोग को याद है, कोई प्रॉब्लम। टाइम के जगह पे आप लिख सकते हो 0.1, सो इम्प्लाइज I इक्वल्स टू n मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया, 10 टू द पावर 20, so 10 to the power 20, and what is E? The value of E is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Yes, अभी इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, so कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। so implies I equals to, ये है 10 to the power 20 minus 10 to the power 19, so 10 to the power 20 माइनस 10 टू द पावर 19 मतलब 10 टू द पावर 1, तो इट्स 10, 1.6 बाई 0.1 आएगा 16। अच्छा, तो सो इम्प्लाइज I इक्वल्स टू 160, सब कुछ ऐसा यूनिट में था तो 160 एम्पियर, तो करंट आया कितना 160 एम्पियर, और करंट का डायरेक्शन ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट लेते हैं, अभी समझा, इट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, या आप बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ठीक है, सो कन्वेंशनल करंट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है। स्टूडेंट्स, एग्जांपल 2 देखेंगे अभी। ए वायर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज द चार्ज दैट हैज फ्लोड थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज कंडक्टर या वायर जिसमें से करंट क्या फ्लो हो रहा है, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, तो किसी एक क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो होगा इन 1 सेकेंड, ये पूछा, कितना चार्ज फ्लो होगा इन 1 सेकेंड, ये पूछा। ठीक है, व्हाट इज द चार्ज दैट हैज फ्लोड थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वी हैव सीन दैट I इक्वल्स टू Q बाय T। ठीक है, implies Q इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय T, सो implies Q इक्वल्स टू I कितना है 2। ठीक है, और कितना सेकेंड, कितना टाइम 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड मतलब ये क्या है, दिस इज बेसिकली कितना चार्ज फ्लो होगा थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन टाइम t, कितना चार्ज फ्लो होगा थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन टाइम t, कितना चार्ज फ्लो होगा थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन टाइम t। And what is I? It is current flowing through the conductor. So current flowing through the conductor is 2 ampere, और मुझे निकालना है कितना चार्ज फ्लो होगा थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। तो टाइम के जगह पे मैं बिठाऊंगा 1 सेकेंड, सो इम्प्लाइज कितना चार्ज फ्लो होगा, इट्स 2 कूलम्ब, इट्स 2 कूलम्ब। इन 1 सेकेंड किसी एक क्रॉस सेक्शन से 2 कूलम्ब चार्ज फ्लो होगा, किसी एक क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो होगा 2 कूलम्ब। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज दिस करस्पॉन्ड टू, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज दिस करस्पॉन्ड टू, मतलब 2 कूलम्ब फ्लो होना यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना, तो हम लोग को पता है फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू N, पता है कि नहीं स्टूडेंट्स हम लोग को। सो इम्प्लाइज N इक्वल्स टू Q बाई E, सो इम्प्लाइज Q के जगह पे बिठाएंगे 2, what is E? It is 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19. Yes, so 10 to the power minus 19 को ऊपर लेके आ जाते हैं, it becomes 10 to the power 19। अभी 2 by 1.6 करना है, तो मैं तो अभी कैलकुलेटर यूज कर लूंगा, आप लोग प्लीज विदाउट कैलकुलेटर ही ट्राई कीजिए, बिकॉज एग्जाम्स में कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं है। सो 2 डिवाइडेड बाय 1.6 इट्स 1.25,
ठीक है। सो 1.25 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस होगा थ्रू ए क्रॉस सेक्शन। 1.25 into 10 to the power 19 number of electrons पास होगा थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। आप बोल सकते हो 2 कूलम चार्ज फ्लो होगा थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। 2 कूलम चार्ज फ्लो होगा थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, या आप बोल सकते हो 1.25 into 10 to the power 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। If an electron revolves in a circle of radius pi by 2 centimeter, so this is a circle जिसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है पाई बाई 2 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, इस सर्कल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक ही इलेक्ट्रॉन जो है ये चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और उसका स्पीड भी यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट स्पीड है। कितना? 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ दिस। क्वेश्चन इज फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। तो मान लेते हैं दिस इज अ क्रॉस सेक्शन, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, किसी एक क्रॉस सेक्शन को अगर मैं एक चक्कर का बात करूं, या आप बोल सकते हो एक टाइम पीरियड, एक चक्कर में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, एक चक्कर में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो ध्यान से, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन। एक चक्कर में कितना बार क्रॉस करेगा? एक बार। एक चक्कर में एक इलेक्ट्रॉन कितना बार क्रॉस करेगा? एक ही बार क्रॉस करेगा। और एक चक्कर में टाइम कितना लगेगा? टाइम पीरियड। एक चक्कर में टाइम कितना लगेगा? टाइम पीरियड। मतलब इन एवरी 1 टाइम पीरियड इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज जाएगा? E। व्हाट इज E? E इज इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में नहीं आया? धीरे धीरे। एक चक्कर में टाइम कितना लगा? टाइम पीरियड। एक चक्कर में अगर टाइम लगा टाइम पीरियड, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक टाइम पीरियड में किसी एक क्रॉस सेक्शन से कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? एक। एक टाइम पीरियड में या एक चक्कर में किसी एक क्रॉस सेक्शन से कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? एक। समझ में आया होगा ना? सो I इक्वल्स टू Q बाय T, ध्यान देना है। और I इक्वल्स टू टाइम क्या लिया मैंने? टाइम पीरियड। टाइम क्या लिया मैंने? टाइम पीरियड, मतलब एक चक्कर का टाइम। तो एक चक्कर में किसी एक क्रॉस सेक्शन से कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? एक ही तो जाएगा। एक चक्कर बोल रहा हूं बार बार। एक चक्कर में किसी एक क्रॉस सेक्शन से कितना इलेक्ट्रॉन पास होगा? एक इलेक्ट्रॉन पास होगा। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? E। What is E? It's 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। So implies I equals to, ध्यान देना स्टूडेंट्स, को टेंशन नहीं है, It's 1.6 into 10 to the power minus 19 बिठा दिया। सर आपने टाइम पीरियड तो लिख दिया, दैट इज एक चक्कर का टाइम, एक चक्कर लगाने का टाइम। लेकिन एक चक्कर लगाने का टाइम तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो क्या हुआ? निकाल सकते हैं हम लोग। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यस और नो? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड इफ स्पीड इज कांस्टेंट, इफ स्पीड इज यूनिफॉर्म। तो यहां पे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पीड इज यूनिफॉर्म। तो एक चक्कर का टाइम इक्वल्स टू एक चक्कर का डिस्टेंस। तो एक चक्कर का डिस्टेंस क्या होता है सर्कल में? एक चक्कर का डिस्टेंस को तो हम लोग सर्कमफरेंस कहते हैं। सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। एक चक्कर का टाइम इक्वल्स टू एक चक्कर का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। एक चक्कर का टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड, और एक चक्कर का डिस्टेंस अलोंग अ सर्कल क्या होगा? सर्कमफरेंस।
तो आप टाइम पीरियड के जगह पे 2 पाई आर बाई वी बिठा सकते हो। 2 पाई आर बाई वी, वी ऊपर चला गया। अभी आप सब कुछ है कि नहीं? हाँ सर सब कुछ है। सो इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19. Speed is given, it is 6 multiplied by 10 to the power 5 divided by 2 pi r. Radius is given, it's pi by 2 centimeter, तो pi by 2, लेकिन सेंटीमीटर में तो नहीं बिठा सकते, तो सेंटीमीटर से मीटर, तो सेंटी का मतलब होता है बेसिकली 10 to the power minus 2। ठीक है, यहाँ पे पाई स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन में बोल के दिया कि पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 ले लेना, टेक पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो निकालते हैं। सो इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू 2 कैंसिल, 2 कैंसिल। यहाँ पे पाई स्क्वायर इज 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 2 मतलब 10 टू द पावर माइनस 1। तो ऊपर क्या है? ऊपर है 1.6 इंटू 6 10 टू द पावर माइनस 19 एंड 5 क्या होगा? 10 टू द पावर माइनस 14। यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 1 ऊपर आएगा तो होगा 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर माइनस 14 एंड 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 13, 13 नहीं माइनस 13। ठीक है, (9.6 multiplied by 10 to the power minus 13 एम्पियर। दिस इज द आंसर। ठीक है, अगर कोई गलती किया हो तो आप लोग देख लेना। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोड इन टाइम t थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर या कंडक्टर इज q इक्वल्स टू बीटा t minus gamma t square, q equals to beta t minus gamma t square, where beta and gamma are constant. So students, in time t कितना चार्ज फ्लो हुआ? It's beta t minus gamma t square। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? Find the current at time t, find the current at time t मतलब आपको instantaneous current निकालने के लिए बोला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वी नो दैट इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल्स टू dq बाई dt। आज ही मैंने पढ़ाया है कि नहीं? सो इम्प्लाइज I इक्वल्स टू dt q एट टाइम t या q इन टाइम t बिठाते हैं, इट्स बीटा t माइनस गामा t स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करना तो आना चाहिए। बीटा बाहर आएगा, बीटा इज ए कांस्टेंट, सो dt ऑफ t। ठीक है, माइनस गामा बाहर आएगा, dt ऑफ टी स्क्वायर। आप लोग इन सब में एक्सपर्ट हो शायद, तो आप लोग जल्दी जल्दी कर लो। सो इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू बीटा, ये क्या होगा? 1 माइनस गामा dt ऑफ टी स्क्वायर, ddx ऑफ x टू द पावर n, है कि नहीं? So 2i's t to the power 2 minus 1, it is nx to the power n minus 1। पता है ना फॉर्मूला ये सब चीज? हाँ सर ये सब तो पता है। This nx to the power n minus 1, so dt of t square क्या होगा? It is 2 into t to the power 2 minus 1। Yes? So implies I equals to beta minus gamma 2i's t, 2 minus 1 is 1, ना लिखने का मतलब भी होता है 1। तो आ गया हम लोग का व्हाट इज दिस? इट्स करंट एट टाइम t। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता करंट एट 1 सेकेंड तो t के जगह पे 1 बिठा देते, करंट एट 2 सेकेंड t के जगह पे 2 बिठाएंगे, करंट एट 5 सेकेंड t के जगह पे 5 बिठाएंगे। सो दिस इज करंट एट टाइम t, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट भी कहते हैं या इंस्टेंटेनियस करंट भी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी था क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो इजी है प्रॉब्लम, लेकिन ध्यान थोड़ा ज्यादा चाहिए। ठीक है, द करेंट इन ए वायर वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन I इक्वल्स टू 2t प्लस 3। सो करेंट जो है स्टूडेंट्स, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट,
जिस वायर में ये करंट फ्लो हो रहा है इट इज नॉट कांस्टेंट। कैसे सर? आप देख सकते हो इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, I इक्वल्स टू 2IT प्लस 3। थोड़ा ध्यान देना है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकता हूं लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूं बहुत फास्ट सॉल्व, क्योंकि उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होगा। सो करंट इज नॉट कांस्टेंट, करंट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब टाइम चेंज होगा, टाइम तो चेंज होगा, टाइम स्टूडेंट टाइम पता है ना हम लोग को, ये चीज टाइम तो चेंज होगा, टाइम तो चेंज होता रहता है। तो टाइम अगर चेंज होता रहता है तो करंट भी चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल टाइम जब 1 सेकेंड था तब करंट क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 इंटू 1 टाइम के जगह पे 1 प्लस 3 यानी कि 5 एम्पियर। करंट जब 2 सेकेंड, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इट्स 4 प्लस 3 7 एम्पियर। मतलब आप देख सकते हो करंट जो है वो बढ़ रहा है। एंड व्हाट इज करंट? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। या आप ऐसे बोल सकते हो, एम्पियर ना लिख के क्या लिख सकते हैं हम लोग, कूलम पर सेकेंड। तो 5 कूलम पर सेकेंड, 7 कूलम पर सेकेंड। मतलब टाइम जब 1 सेकेंड था तब 5 कूलम पास हो रहा था थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। टाइम जब 2 सेकेंड हुआ तब 7 कूलम पास हो रहा था थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। यस, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज चेंजिंग। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही कहते हैं करंट। समझ में आ रहा है? जैसे कि 3 सेकेंड, एट 3 सेकेंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, 6 प्लस 3 9 एम्पियर। एम्पियर ना लिख के लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड। मतलब टाइम जब 3 सेकेंड हुआ तब 1 सेकेंड में क्या चार्ज फ्लो हो रहा था, 9 कूलम। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि अभी 5 कूलम पर सेकेंड, उसके बाद भी 5 कूलम पर सेकेंड, उसके बाद भी 5 कूलम पर सेकेंड, हमेशा 5 कूलम पर सेकेंड। उसको कहते हैं स्टेडी करंट, कांस्टेंट करंट। उसको कहते हैं स्टेडी करंट, कांस्टेंट करंट। बट यहां पे करंट इज नॉट कांस्टेंट, करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करंट टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या यू कैन से करंट एट टाइम t, current through a cross section at time t. So question is, what amount of charge passes through a cross section of the wire in the time interval between 0 second to 4 second? 0 सेकेंड से 4 सेकेंड तक, 0 से लेके 4 सेकेंड, इनिशियल से लेके 4 सेकेंड तक किसी एक क्रॉस सेक्शन से टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ, टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ ये निकालना है। कब से कब? 0 से 4। तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है, प्लीज ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। हम लोग को पता है कि करंट एट टाइम t, क्या बोला मैंने, करंट एट टाइम t इज इक्वल्स टू dq बाई dt। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इंप्लाइज dq इक्वल्स टू i dt। अभी कौन क्या है पता होना चाहिए ना स्टूडेंट्स। व्हाट इज dq, व्हाट इज dt? सर नहीं पता, ऐसे थोड़ी ना होगा। व्हाट इज dq? ये वो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो फ्लो हुआ इन टाइम dt। What is dq? It is that amount of charge which flows in time dt. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से, तो अगर dt टाइम में ये अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ, अगर dt टाइम में ये अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ तो 0 से लेके 4 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो होगा? 0 से लेके 4 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो होगा? कर देंगे हम लोग इंटीग्रेट, कर देंगे हम लोग इंटीग्रेट। ठीक है, ध्यान से, ध्यान से। यहां पे वेरिएबल क्या है? टाइम। और यहां पे वेरिएबल क्या है? चार्ज। टाइम 0 से 4, चार्ज कितना फ्लो हुआ नहीं पता, तो 0 से Q ले लेता हूं।
कि 0 से 4 सेकेंड चार्ज फ्लो हुआ फ्रॉम 0 टू Q, टोटल चार्ज फ्लो हुआ Q। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज दिस? इट इज चार्ज दैट फ्लोज इन टाइम dt, इट इज चार्ज दैट फ्लोज इन टाइम dt। तो 0 से 4 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो करेगा? 0 से 4 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो करेगा? हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम 0 टू 4, फ्रॉम 0 टू Q। यहां पे वेरिएबल क्या है? टाइम। सो लिमिट किसका होगा? टाइम का, फ्रॉम 0 टू 4। जब टाइम 0 था तब चार्ज कितना फ्लो हुआ? 0। 0 टाइम में कैसे चार्ज फ्लो हो सकता है? और जब टाइम 4 सेकेंड हुआ तब कितना चार्ज फ्लो हुआ? वो तो नहीं पता, इसलिए तो Q लिखा, और वही मुझे निकालना है कि 4 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो हुआ। यस स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम ना? सो इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dq होगा q, फ्रॉम 0 टू Q is equals to integration of I dt. What is I? It is 2t plus 3 dt. इंटीग्रेशन का बेसिक्स पूरा क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम 0 टू 4। तो इस पे बैठेगा अपर लिमिट माइनस वेरिएबल इस Q ना, स्मॉल q, इसके जगह पे बैठेगा अपर लिमिट माइनस इसकी जगह पे लोअर लिमिट। सो कैपिटल Q माइनस 0 इट्स कैपिटल Q, ठीक है। ट्वाइस टी dt, ठीक है। मैं थोड़ा तोड़ के कर रहा हूं। सो 2t dt प्लस 3 dt, तो 3 dt कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई होता है वो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन का, पता है ना स्टूडेंट्स? पता है सर, ठीक है। बहुत लोगों का आंसर शायद निकल गया होगा। Q माइनस 0 इज Q, 2 इंटीग्रेशन ऑफ t dt, it is x to the power n dx. So t to the power n plus 1 by n plus 1, t to the power n के जगह पे कुछ नहीं था, मतलब 1, so n plus 1 by n plus 1। अगर इंटीग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके मैथमेटिकल टूल्स में घुसना है, और मैथमेटिकल टूल्स में जाके इंटीग्रेशन का एक छोटा सा लेक्चर मिलेगा, वो देख लेना है, क्लियर हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम है तो उसको लेके क्यों बैठे रहेंगे, ठीक है ना। छोटा सा लेक्चर है, बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। और क्लास 12 में फिर से मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन एक बड़ा सा चैप्टर है, उसमें पूरा इंटीग्रेशन मुझे जितना आता है उससे बहुत ज्यादा आपको आएगा अभी। सो इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा? t, फ्रॉम 0 टू 4। सो इम्प्लाइज q इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 है, 2 कैंसिल, तो अंदर ब्रैकेट में क्या है? t स्क्वायर है। क्या है? t स्क्वायर। तो t के जगह पे अपर लिमिट इट्स 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, पता है सर। 3, t के जगह पे अपर लिमिट 4 माइनस t के जगह पे लोअर लिमिट 0, वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट माइनस वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट, इट इज 4 स्क्वायर, इट्स 16 प्लस 12। सो चार्ज कितना आया स्टूडेंट्स? 16 प्लस 12 इट्स 28 कूलम, ठीक है। सो 0 से लेके 4 सेकेंड तक उस कंडक्टर का या वायर का किसी एक क्रॉस सेक्शन से चार्ज कितना फ्लो हुआ? 28 कूलम, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं।